बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली। आने वाले तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ मैनेजमेंट पे और काफ न्यूट्रिशन पे। तो हम स्टार्ट से वन बाय वन चीज़ें लेके चलेंगे कि एक बछड़ा पैदा हुआ है काफ, तो शुरू में क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, शुरू में काफ की कौन कौन सी डिजीज़ ज़्यादा आती हैं और काफ को न्यूट्रिशन कैसे देनी चाहिए। तो एक एक चीज़ को हम लेके चलेंगे। कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर के अंदर जब एक बछड़ा एक काफ पैदा होता है तो सबसे पहले उसे क्या करते हैं कि बछड़ा पैदा हुआ है उसे माँ के सामने 10-15 मिनट के लिए रखते हैं। माँ उसे ठीक तरीके से चाट लेगी, जिस्म उसका खुश्क हो जाएगा, उसे फिर माँ से अलग कर लेते हैं। अब सबसे पहले उसे वी सेल जिसमें विटामिन ई और सेलेनियम है 2 ml इंट्रामस्कुलर वो लगाते हैं और उसके साथ ही विटामिन AD3 का 2 ml एक शॉट लगाते हैं। ये तो है एक बछड़ा अगर बिल्कुल ठीक पैदा हुआ है। अगर तो वो सी सेक्शन के ज़रिए पैदा हुआ है या वैसे ही वो एक बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है जो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, माँ ने चाटा भी है लेकिन उसके बावजूद वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसे एक डेक्सामेथासोन का शॉट लगाते हैं। तकरीबन 2 to 3 ml उसे शॉट लगाते हैं, IV कर देते हैं। वो उससे बच्चा ये है कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है और बच्चा एक्टिव हो जाता है। ये तो है कि बछड़ा पैदा हुआ है तो 10-15 मिनट के अंदर उसे ये शॉट लगाते हैं। उसके बाद अब हमने पहली उसे फर्स्ट न्यूट्रिशन क्या करवानी है। या तो जैसे लोकल फील्ड के अंदर होता है कि वो माँ को ही फीडिंग करवाते हैं, माँ की ही फीडिंग करवाते हैं डायरेक्ट टीट के ज़रिए अगर बच्चा एक्टिव हो तो। अगर ना हो तो बोली को, क्लास्ट्रम को निकाल लेते हैं और उसे गर्म करके बच्चे को पिलाते हैं। अच्छा, लेकिन कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर के अंदर क्या होता है कि माँ की काऊ की फीडिंग नहीं करवाते, बच्चे को अलहदा काफ सेक्शन में भेज दिया जाता है और उसे बोली को निकाल के मशीन मिल्किंग करके बोली को निकाल लिया जाता है और उसे गर्म करके पिलाया जाता है। अब यहाँ जो एक साइंस है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे को ऐसे ही फीड करवा देते हैं मिल्क, टेम्परेचर उसका नहीं चेक करते, उससे क्या होता है कि डायरिया के इश्यूज़ आते हैं। जब एक काफ है उसके अंदर सबसे 2 बड़े मेजर इश्यूज होते हैं। एक, उसे फ़ौरन नमूनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ड्रेंचिंग नमूनिया भी हो सकता है, सिंपल नमूनिया भी हो सकता है, और दूसरा जो मेजर इशू है वो है डायरिया का। टेम्परेचर अगर मिल्क का कम होगा तो उससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि डायरिया होगा। अच्छा, अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो टेम्परेचर जो है वो 40 से लेकर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्लास्ट्रम का होना चाहिए। जो बोली है उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे को फर्स्ट क्लास्ट्रम, फर्स्ट बोली कितनी देनी है? तो 10% ऑफ द बॉडी वेट इस तरह हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बछड़े का वज़न जो है वो 40 kg है तो उसका 10% अगर हम निकालें तो वो 4 किलो बनेगा। या इस तरह हम कह सकते हैं कि हर 10 किलो के वज़न के ऊपर 1 किलो जो है वो बोली देनी है। मतलब अगर 40 किलो का है तो हम 4 किलो से बोली देंगे। अब 4 किलो बोली क्या एक ही वक्त में देनी है या कितने दफ़ा हम उसे फीडिंग करवाएंगे? तो 4 किलो बोली उसे एक दफ़ा ही नहीं देनी, उसके 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसे 2 किलो जो है वो उसे पहली ही फीडिंग में दे देना है और 2 किलो फिर जो उसे है वो 12 घंटे बाद देना है। एक दिन में उसे 2 दफ़ा फीडिंग करवानी है। 10% ऑफ द बॉडी वेट हम निकाल लेंगे। तो अगर वो 40 kg का है तो 4 किलो उसकी क्लास्ट्रम बनती है एक दिन की, तो जो 2 किलो हम पहली बार दे देंगे और 2 किलो उसके बाद देंगे। तो ये हो गया न्यूट्रिशन, मतलब पहली जो क्लास्ट्रम उसे देनी है और उसका टेम्परेचर जो है वो 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अच्छा, पहली हमने उसे फीड ऑफ़र कर दी। अब जो दूसरे दिन उसे फीड ऑफ़र करनी है वो भी यही क्लास्ट्रम ही ऑफ़र करना है। क्लास्ट्रम बोली के अंदर चूँकि एंटीबॉडीज़ का लेवल हाई है, ठीक है, तो जो जानवर पैदा हुआ है बच्चा, उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसकी इम्यूनिटी इस क्लास्ट्रम से, बोली से ही बढ़ेगी। ये बात होगी फर्स्ट न्यूट्रिशन की। पहले 2 दिन हमने यही क्लास्ट्रम इसी रूटीन से देना है। अच्छा, उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं? उसके बाद तीसरे दिन से हम उसे ट्रांजिशन मिल्क पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। हम उसे नॉर्मल मिल्क भी दे सकते हैं। और कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर के अंदर क्या किया जाता है कि जिन गायों को मेस्टाइटिस के इशू होते हैं या जो गायें लेमनेस की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से किसी एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट में चल रही होती हैं, तो उनका दूध जब धोते हैं तो उसे सेपरेट इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको काफ सेक्शन में भेज दिया जाता है और उसका टेम्परेचर फिर जितने टेम्परेचर पे देना हो वो करके बच्चों को पिला दिया जाता है।
तो आगे जो हम तीसरा, चौथा, पाँचवा दिन है उनकी फीडिंग ट्रांजिशन मिल्क पे भी जा सकते हैं। हम क्लास्टम जो रफ आ रहा है वो भी हम तीसरे चौथे दिन भी दे सकते हैं, मतलब किसी और गाय का आया तो वो भी हम दे सकते हैं उसे। नॉर्मल मिल्क भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स मिला मिल्क भी, क्योंकि वो सेल नहीं होता तो इस वजह से डेयरी सेक्टर्स पे क्या करते हैं कि वो काफ को पिला देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम मिल्क रिप्लेसर पे भी जा सकते हैं। पहले 2 दिन क्लास्टम फीडिंग करवा के उसके बाद हम मिल्क रिप्लेसर पे भी जा सकते हैं। अच्छा, जो मिल्क रिप्लेसर होगा उसके अंदर कौन सा ऐसा सोर्स है जो जानवर को एनर्जी देगा, तो उसमें लैक्टोज जो है वो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो अच्छा मिल्क रिप्लेसर होगा उसके अंदर 40 से 50% लैक्टोज होगा। दूसरा, उसके अंदर फैट होगी। प्रोटीन जो है वो मिल्क रिप्लेसर के अंदर 22% से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। एक अच्छे मिल्क रिप्लेसर के अंदर 22% से ज़्यादा प्रोटीन होगी। और उसमें फ़ाइबर का लेवल जो है वो 0.1% इनफ है। और अच्छा, अब मिल्क रिप्लेसर के बेनिफिट्स क्या हैं? मिल्क हम क्यों यूज़ करवाएंगे और मिल्क रिप्लेसर क्यों यूज़ करवाएंगे? अगर हम मिल्क यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें महंगा पड़ेगा, चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिल्क की तकरीबन कास्ट 150 से लेकर 200 तक पहुंच चुकी है। डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट कास्ट चल रही है। तो मिल्क रिप्लेसर जो है उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरह हम अपनी कास्ट को कम कर सकते हैं। और दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं? हम मिल्क रिप्लेसर्स के अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जो कि शायद नॉर्मल मिल्क के अंदर कम हो जिनका लेवल, तो हम वो बढ़ा सकते हैं। हम एंटीबॉडीज़ प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए, ताकि कोई डिजीज़ उसे ना हो, तो हम एंटीबॉडीज़ वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं। हम कोक्सीडियोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं काफ में, तो हम कोक्सीडियोसिस से बचने के लिए हम कोक्सीडियोस्टैट ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं मिल्क रिप्लेसर के बेनिफिट्स। अच्छा, मिल्क रिप्लेसर तो हम स्टार्ट करेंगे तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन से। इसके साथ जो दूसरी न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट करनी है वो है काफ स्टार्टर की। तीसरे या चौथे दिन हमने काफ स्टार्टर बच्चों को ऑफ़र करना स्टार्ट कर देना। काफ स्टार्टर के अंदर क्या होगा? ठीक है, काफ स्टार्टर के अंदर ग्रेन्स होंगे और प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, तो प्रोटीन का जो लेवल है वो 18 से 20% तक होना चाहिए काफ स्टार्टर के अंदर। अच्छा, काफ स्टार्टर यूज़ करने का मकसद क्या है? ये कंसनट्रेट हैं जो कि मैश फार्म में भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है मैश फार्म में, यानी कि पीसे हुए ग्राउंडेड फार्म में, और दूसरा ये पैलेट फार्म में भी अवेलेबल है। जो काफ है, बछड़ा है, वो पैलेट फार्म में तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर तक इसका साइज़ हो तो वो बछड़ा ज़्यादा पसंद करता है बनिस्बत के मैश फार्म में खाने को। मैश फार्म में चूँकि वो सांस की नाली के अंदर जाने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पैलेट फार्म में ये चांसेस भी कम हो जाते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है काफ स्टार्टर यूज़ करने का? हम बछड़े को लेके जाएंगे वीनिंग की तरफ। तो वीनिंग के लिए हमने ये चीज़ जो काफ स्टार्टर है वो बछड़े को ऑफ़र करनी है। 3 से 4 दिन में जब हम ऑफ़र करेंगे तो जो बछड़ा है वो मोस्ट प्रोबेबली 5वें, 6ठे दिन उसे खाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर अब काफ स्टार्टर को हमने कैसे स्टार्ट करवाना है कि बछड़े को उस पर कैसे लगाना है, क्योंकि जो बछड़े होते हैं उनको डेयरी सेक्टर्स के अंदर वो बकेट फीडिंग करवाई जा रही होती है, तो वो कैसे लगवाते हैं तो वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि बकेट फीडिंग यूँ करवाते हैं कि हाथ के ऊपर थोड़ा सा दूध लगा के बछड़े के मुंह के अंदर देते हैं और उसके मुंह को चुसवाते रहते हैं और इस तरह निप्पल की तरफ ले आते हैं, और इस तरह जो बछड़ा है वो निप्पल फीडिंग की तरफ आ जाता है। और काफ स्टार्टर जो है वो 5वें, 6ठे दिन क्या करते हैं कि मिल्क के अंदर ही ना थोड़ा सा वो जो कंसनट्रेट वंडा वगैरह होता है मैश फार्म में वो डाल देते हैं, उससे बछड़ा उस पर लग जाता है। या फिर यूँ करते हैं कि दूध पीने के बाद बछड़े का मुंह खोल के उसके अंदर थोड़ा सा वंडा डाल देते हैं, तो वो उसे खाना शुरू हो जाता है। इस तरह वो उसकी हैबिट बन जाती है, वो फिर उसके साथ ही वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि हमने दूध से छुड़वाना है काफ को। अब बात करते हैं कि वीनिंग कब करवानी है और कैसे करवानी है। तो वीनिंग जो है कुछ लोग पूछते हैं कि वज़न के हिसाब से करवानी है या दिनों के हिसाब से करवानी है। तो वज़न के हिसाब से भी करवा सकते हैं, दिनों के हिसाब से 2 या 3 महीने पे जाके वीनिंग करवा सकते हैं हम। लेकिन जो इसका बेस्ट तरीका है वो ये है कि काफ ने कितनी न्यूट्रिशन, कितनी सॉलिड फीड खानी स्टार्ट कर दी है, उस बेस पे हम काफ की वीनिंग करवाएं। तो वीनिंग तब करवानी है जब काफ है 1 kg या 1 से ज़्यादा किलो जो है वो काफ स्टार्टर खाना स्टार्ट कर दे, तब हम उसकी वीनिंग करवा सकते हैं।
अच्छा, 4 हफ्ते से कम पे हमने वीनिंग पे नहीं जाना। और एक बात मैं बीच में बताना भूल गया कि अगर हम जो दूध है उसे ज़्यादा पिलाएंगे तो उससे जो दूध है वो एबोमेज़म में जा रहा होता है, क्योंकि उसका र्यूमन डेवलप नहीं हुआ होता अभी काफ का। तो एबोमेज़म से जो अनडेवलप्ड र्यूमन है उसकी तरफ अगर हम दूध ज़्यादा पिलाएंगे तो वो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा और उससे फिर टिम्पनी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर दूध ठंडा होगा तो डायरिया के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, इस दौरान हमने ये ख्याल करना है कि जब हम बकेट फीडिंग की तरफ गए हैं तो हमने बकेट्स को प्रॉपर वॉश करना है। और कुछ काफ्स ऐसे होंगे जो ब्रुसेलोसिस वाली गाय से आए होंगे, यानी कि ब्रुसेला अफेक्टेड होंगे, ब्रुसेला पॉजिटिव होंगे, तो उन काफ को हमने सेपरेट रखना है। और उनके जो सारे बर्तन होंगे, बकेट्स, निपल्स वगैरह, ये वो सारी हमने अलहदा रखनी है। अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनके इंजेक्शंस और उनकी जो वायल्स हैं ड्रग्स की, वो हमने सारी अलहदा रखनी है और उनको इकट्ठे नहीं रखना, क्योंकि ये भी फिर ब्रुसेला अफेक्टेड। डेयरी सेक्टर्स के अंदर ब्रुसेला कॉमन हो चुका है। तकरीबन 50 से 60% शेड जो है वो ब्रुसेला पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जो काफ की कॉमन डिजीज़ हैं। कॉमन डिजीज़ जैसे मैं पहले वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि डायरिया और नमूनिया। जब बछड़ा पैदा हुआ है काफ, अगर वो सकलिंग रिफ्लेक्स नहीं दे रहा, अगर दे रहा तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो हमने उसे ज़बरदस्ती ड्रेंच नहीं करवाना, क्योंकि ड्रेंचिंग नमूनिया के चांसेस इस वक्त मैक्सिमम होते हैं। तो हमने क्या करना है, स्टमक ट्यूब पास करेंगे और जो बोली है वो स्टमक ट्यूब के ज़रिए हम उसे उसके पेट में एबोमेज़म में डाल देंगे डायरेक्ट। तो इससे चांसेस कम हैं डायरिया के। फिर भी उसकी स्टार्ट वाली एज में डायरिया के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो हम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएंगे, जिसमें हम ट्राइबरसन यूज़ करते हैं। एंड स्टार्ट हम करेंगे एनरोफ्लैक्सासिन से, जेंटामाइसिन से स्टार्ट लेते हैं। अगर ठीक ना हो तो फिर हम ऑक्सीडिल पे भी जाते हैं, हम ट्राइबरसन पे भी जाते हैं, सेफ्टियोफर भी यूज़ करते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हम कीटोप्रोफेन भी जा सकते हैं। अगर लेम हो तो भी हम कीटोप्रोफेन, लाक्सिन, मेलाक्सिकेम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जब नमूनिया होगा तो उसमें हम लंग साउंड वगैरह चेक करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी हम एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करेंगे और साथ उसके जो कीटोप्रोफेन, मेलाक्सिकेम और लॉक्सिन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई चीज़ अगर पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।